हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। तो हमारी पिछली कक्षा और उस पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे अकबर के अभियानों की। अकबर के अभियानों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिएगा, उत्तर भारत के अभियानों की चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिए थे पूरे के पूरे अभियान। एक तो हमने बात की उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत के अभियान, ठीक है। और इस उत्तर भारत के अभियानों में हम लोग एक बात कर चुके, कौन सी? पानीपत के प्रथम, माफ कीजिएगा, द्वितीय युद्ध की, ठीक है, जो कि 5/11, ठीक है ना, 5/11/1556 ईस्वी को क्या हुआ था? लड़ा गया था। आ गई बात समझ? क्लियर है? दूसरा, हम इधर बात करें उत्तर भारत में और कौन कौन से अन्य अभियान किए गए। तो पहला तो हमने बात कर ली पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध, ठीक है, चर्चा कर चुके हम लोग। 5/11/1556 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से अभियान हुए? देखो, 1558 ईस्वी में अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया गया। वस्तुतः इस समय अजमेर का शासक कौन था उसके बारे में कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। ज्यादातर पुस्तकों में इसके बारे में उल्लेख भी नहीं है। कई जो बड़ी पुस्तकें हैं, प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि साहब अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया गया था 1558 ईस्वी में, और अजमेर ने जो है बिना युद्ध लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्वालियर के ऊपर अधिकार, ठीक है। ग्वालियर जिसको हेमू ने जीता था, उसी पर वापस अधिकार किया गया 1559 ईस्वी में। ग्वालियर के शासक का नाम था राम शाह और अकबर का सेनापति था किया खां। क्या नाम था? इस किया खां ने राम शाह को क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान देना। नंबर 2, अजमेर पर अधिकार, कब किया गया? 1558। ध्यान देना कि बिना लड़े अधीनता स्वीकार की, बिना लड़े अधीनता स्वीकार की। नंबर 3, ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान कब किया गया? 1559। ध्यान देना कि ग्वालियर का जो शासक था उसका नाम था राम शाह। राम शाह, राम शाह को शासक है, ठीक है। अकबर के सेनापति किया खां ने पराजित किया। और इस प्रकार से ग्वालियर के ऊपर एक बार पुनः क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। किसका? अकबर का। आगे बात समझ क्लियर है? अब सुनो, लगातार विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय और विजय के ऊपर विजय प्राप्त हो रही थी। तो इसी समय एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा विश्वास पात्र बैराम खां, कौन? बैराम खां। इस बैराम खां का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। कैसे? बैराम खां विद्रोह करेगा। अब यहां से गड़बड़े स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो देखिएगा, बैराम खां का विद्रोह,
बैराम खां का पतन, बैराम खां का विद्रोह और यहीं पर पतन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुनना, जब उत्तर भारत की विजय प्राप्त की जा रही थी अकबर के द्वारा, तो इस दौरान बैराम खां के मन में एक बात आई। बैराम खां के मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि यार जितना भी कार्य कर रहा हूं वो तो सारा मैं कर रहा हूं, और सुल्तान ये छोटा सा टिंगर बन करके बैठा है क्या? भाई ज्यादा उम्र का है, 1542 में तो इसका जन्म ही हुआ है, तो 17-18 साल का आदमी है। तो उत्तर भारत की विजय के दौरान जो है इसके मन में विद्रोह की भावना जागी। ध्यान रखना कब? पहला बात तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारत विजय के दौरान, भारत विजय के दौरान विद्रोह की भावना जागी, विद्रोह की भावना जागी। किसके मन में? बैराम खां के मन में। अब उसके पीछे कारण क्या था, सुनो। आपका ध्यान केवल और केवल अगले 5 से 7 मिनट के लिए मैं चाहता हूं बोर्ड पर। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने बना रहा हूं। इन तस्वीरों को समझने का प्रयत्न करें, दिमाग में लगाएं कि क्या हो सकता है। ठीक है, यदि इस तस्वीरों को समझ गए, इस कहानी को समझ गए, तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक तो है बैराम की। ये आपका कौन है? बैराम खां है। समझना इसको, कौन है? बैराम खान है। ये छोटा सा जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये आपका कौन है? अकबर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी है महम अनगा, महम अनगा। जी अनगा। और ये महान मनगा का बेटा है जिसका नाम है आदम खान। कौन है? आदम खान। बैराम खां अकबर का क्या है? संरक्षक है। महामनगा क्या है? अकबर की धायमा है। ठीक है ना? और ये तो इसकी पुत्री है, और ये इसका क्या है? पुत्र है, रियल पुत्र है। इस कहानी को समझ लो, बस यही से पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। विद्रोह की भावना जागने के पीछे कारण ये था कि इस अकबर का जो झुकाव था, किसका झुकाव? अकबर का झुकाव महामनगा की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया था। किसकी तरफ? महामंगा की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा हो रहा था। उसके पीछे भी कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? समझना इसको। बैराम खां संरक्षक था, अपने पुत्र के समान इसको मानता था और प्यार भी बहुत करता था बैराम खां अकबर से। ये बात भी सही है।
इतने सारे, एक तो इसको जो है भाई बैराम खान यदि नहीं होता तो अकबर शासक ही नहीं बनता, ये बहुत बड़ी बात है। और बैराम खान अगर नहीं होता तो भारत में हुमायूं का शासन की सत्ता की पुनर्स्थापना भी नहीं होती, ये भी बड़ी बात है। तो बैराम खान बहुत बड़ा व्यक्ति था और ये उदार हृदय वाला भी व्यक्ति था, लेकिन इसी दौरान बैराम खान ये चाहता था कि क्योंकि सत्ता की पुनर्स्थापना हुई ही है और उस समय अकबर का ध्यान केवल और केवल राज सत्ता के ऊपर ही रहे, ना कि इसका ध्यान कहीं से इधर उधर भटके। तो अकबर जो था, अकबर के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था, वो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? बैराम खान के ऊपर था। किसके ऊपर था? बैराम खान का था सबसे ज्यादा प्रभाव। किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। इस स्थिति में महामंगा ने, है ना, महामंगा दुखी रहने लग गई। देखो जी, इतना बड़ा पाल पोस करके बड़ा किया और आज जो है बैराम खान इसके ऊपर क्या करके बैठा है? अधिकार करके बैठा। ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है, बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। ये बात किसको लगने लगी? महामंगा को। तो महामंगा थोड़ी सी दुखी रहा करती थी। महामंगा क्या है? थोड़ी सी दुखी रहा करती थी। तो एक दिन की बात है, महामंगा दुखी दुखी बैठी थी। इसकी पुत्री जिसका नाम क्या है? जीजी अनगा। क्या नाम है? जीजी अनगा ने देखा, माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? कि कुछ ना। अरे माँ बता तो सही, क्यों रो रही है? तेरे आंसू क्यों टपक रहे हैं? कारण क्या है आंसू आने के? ये तो बता मुझे, तेरे आंसू क्यों आ रहे? तो उसने कहा, देख, इस अकबर को मैंने पाला पोसा बड़ा करा, माँ के जैसे प्यार किया, हमीदा से ज्यादा मैंने प्यार किया, और आज वो बैराम खान के ज्यादा संरक्षण में है। किसके ज्यादा संरक्षण में है? बैराम खान के ज्यादा संरक्षण में। ये बात किसने कही? महामंगा ने कही। किसको? जीजी को। जीजी ने कहा, इतनी सी बात है, आज के बाद टेंशन ना करे। तो 18 साल का व्यक्ति, आप समझ सकते हो 17-18 साल में क्या स्थितियां होती है। हाँ, भटकना तो था ही। जीजी अनगा बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। तो जब जब अकबर इधर होता तो जीजी अनगा ने बढ़िया सुंदर सी पायलें पहनी, छमाछम करती अकबर के सामने से निकलती ऐसे। आगे बात समझ, क्लियर है? अकबर का भी भटकाव होने लगा थोड़ा सा जीजी अनगा की तरफ। ये चीज बैराम खान को पसंद नहीं आ रही थी। बैराम खान को पसंद नहीं आ रही थी। बैराम खान बार बार इसको डांटता रहा, अकबर तेरे ये काम, तेरे ये दिन नहीं है बेटा। देख, तेरी 12-13 साल की उम्र में ही तेरी शादी कर दी थी रुकैया के साथ में। ये तेरे काम की चीजें नहीं है। ध्यान प्रशासन की तरफ लगा, चारों तरफ से दुश्मन बैठे हुए, हमारे साम्राज्य को कमजोर करने में बैठे हुए हैं, तू ऐसे मत कर। ठीक है, बच्चा ही तो था, 17-18 साल का, इतना क्या समझेगा। तो इधर उधर भटकता। बैराम खान समझाता, जी खान बाबा, जी खान बाबा, जी खान बाबा। एक दिन की बात है भाई साहब, ये जीजी इनका खतरनाक वाला रूप धरा इसने। बहुत सुंदर और बिल्कुल छमाछम करे, इधर से जाए कभी इधर से जाए, बिल्कुल बढ़िया सा परफ्यूम लगा के इसको, अकबर को अपने जाल में फांस ही लिया। इसकी पायलों की छनकार सुनता था कौन? अकबर, और मदहोश हो जाता है ना। दिमाग में आता, ये जो तेरी पायलों की छन है। आगे बात समझे? तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से प्रभाव में आने लग गया था कौन? अकबर। ये बात समझ नहीं आई बैराम खान। तो बैराम खान ने डांट दिया, किसको? आ रहा है तू टिंगर, समझेगा नहीं, तेरे दिमाग में आएगा नहीं, निकम्मा आएगा एक नंबर का। इधर ध्यान दे, उधर की बजाय। तेरे ये काम ही नहीं है, ये दिन नहीं है। अभी खूब उम्र पड़ी, अभी पहले तू कुछ खुद का तो कर ले। अकबर को गुस्सा आ गया भाई। अकबर को क्या आया? गुस्सा आया। और गुस्से में अकबर ने बैराम खान का बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया? अपमान कर दिया। और अपमान किया तो बैराम खान को मन में विरोध की भावना जागती है वस्तुतः। और बैराम खान चाहता कि सत्ता को अपने केंद्र में, अपने हाथों में केंद्रित कर ले। और इसीलिए बैराम खान एक तो बोलता कि आज के बाद मेरा राजनीतिक संन्यास है। तो बैराम खान ने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी। ध्यान रखना, किसने? बैराम खान ने। केवल इस कहानी को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और राजनीतिक संन्यास की घोषणा करने के बाद में बैराम खान वहां से विद्रोह करता हुआ निकल पड़ता है। और इसी दौरान अकबर ने अपने सेनापति, जिसका नाम था क्या? पीर मोहम्मद। अकबर 2 साल, देखो, बैराम खान की मृत्यु के बाद में वस्तुतः 2 साल तक पूर्ण रूप से इनके प्रभाव में रहा था। ठीक है ना? किनके प्रभाव में?
महामंगा, जीजीअनगा और आजम खां के प्रभाव में रहा 1560 से लेकर के 1562। और यही जो काल है ना, ये कहलाता है 1560 से लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ध्यान रखना कि 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी का शासनकाल, ईस्वी शासनकाल जो है वो वस्तुतः अकबर का पेटीकोट सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटीकोट सरकार। पूर्ण रूप से जीजी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। या इसी को बोला जाता था पर्दा सरकार। क्या कहा गया इसको? पर्दा सरकार, पर्दा सरकार। या इसी को कहा जाता है हरम दल सरकार। क्या कहा जाता है? हरम। हरम किसको बोलते हैं? हरम बोलते हैं महिलाओं का, जहां पर जो निवास होता था, महिलाएं निवास करती थी, उसको हरम कहा जाता था मुगल काल में। ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हरम दल सरकार। क्या कहा जाता है? हरम दल सरकार कहा जाता है। कौन सा काल है? 1560 से लेकर के 1562 तक का। तो अब वापस आओ कहानी पर कि क्या कि राजनीतिक संन्यास की घोषणा करता है कौन? बैराम खां। तो बैराम खां ने अपने सेनापति मीर पीर मोहम्मद को समझा करके भेजा, देखो है तो मेरे पिता तुल्य, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया, मुझे भी आ गया, उनको भी आ गया, है ना, लेकिन उनको कुछ आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तू जा, अभियान पे जा और उनका दमन कर और मेरे पास ले आ। तो पीर मोहम्मद ने बैराम खां को तिलवाड़ा या तलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद में बंदी लेकर के आया, बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद में अकबर के सम्मुख प्रस्तुत किया। किसको? बैराम खां को। किसको? बैराम खां को। बैराम खां ने 3 शर्तें रखी अकबर माफ करना, अकबर ने बैराम खां के सामने 3 शर्तें रखी। क्या शर्तें थी? उन्होंने कहा देखो खान बाबा, आप मेरे पिता हो, हमेशा रहोगे, कोई बात नहीं, आपने गुस्सा करा, मैंने भी गुस्सा आ गया, मुझे भी, मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो। देखो 3 शर्तें, वापिस एक बार पुणे जो है ना पीएम प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैराम खान ने कहा नहीं चाहिए, ऐसे करो चंदेरी की जागीर ले लो, वहां पर जाकर के आराम से मस्ती से आप वहां का शासन संचालित करो। बैराम खान ने कहा नहीं चाहिए। तो कहा कि फिर ऐसा है कि आपका बुढ़ापा है। क्या है? बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में एक काम करो, हज की यात्रा कर लो, मक्का चले जाओ। कहां चले जाओ? मक्का चला जाओ, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की शरण में जाओ, वहां से कुछ आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। बैराम खान ने कहा यस, जाऊंगा मैं। तो इसी दौरान मक्का जाते समय गुजरात में पाटन नामक स्थान पर, कहां पर? पाटन नामक स्थान पर एक व्यक्ति था। बैराम खां पाटन में रुके हुए थे और व्यक्ति ने कहा कि मुबारक हो। क्या हो? मुबारक हो बैराम खां, आप पाटन में आए हो। इस मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी बैराम खां ने सरहिंद के युद्ध में। कौन से युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। उसी का बदला लेना चाहता था मुबारक खां, और इस मुबारक खां अफगान ने बैराम खां की हत्या कर दी। कहां पर? पाटन नामक स्थान में, गुजरात। आ गई बात समझ में? ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। और इसकी जब सूचना मिली अकबर को, तो अकबर पहली बार ऐसा कहा जाता कि जीवन में रोया था, गला फाड़ फाड़ के रोया था कि आज मैं अनाथ हो गया हूँ, आज मैं क्या हो गया हूँ? अनाथ हो गया हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा कि आज मैं वास्तविक रूप से क्या हो गया हूँ? अनाथ हो गया हूँ। अकबर ने बैराम खां की विधवा बेगम, जिनका नाम था सलीमा बेगम, उस सलीमा बेगम से क्या कर लिया? विवाह किया। और अकबर ने इसी बैराम खां के पुत्र थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम, अकबर के मित्र हुआ करते थे। इस अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? खान ए खाना की उपाधि प्रदान की और अपना दत्तक पुत्र घोषित किया। देखो यहाँ पर बैराम खां की पत्नी से विवाह करना केवल और केवल उनसे संरक्षण देना ही था उनके दिमाग में, और कुछ नहीं। ठीक है ना? अब यहीं पर ध्यान रखना कि बैराम खां से पूर्व, हालांकि कई जगह आपको मिलेगा कि अकबर का जो संरक्षक था वो मुनीम खां हुआ करता था, और बैराम खां की मृत्यु के बाद में एक बार पुनः संरक्षक बन जाता है कौन?
मुनीम खां। आ गई बात समझ में, क्लियर है? तो और एक चीज आपको मैं और कहना चाहता हूं कि कभी भी इतिहास धारावाहिक नहीं हुआ करता और कभी भी धारावाहिक इतिहास नहीं हुआ करता। तो धारावाहिक में कई बार चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। इन चीज़ों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी भी ये चीज़ सही नहीं है। वहाँ पर चीज़ों को आपके अनुसार चटकीला मसालेदार बना करके प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये चीज हमने बात कर ली। ये बस ये कहानी दिमाग में आप सेट रखना, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक बात लिख दूं कि अकबर का झुकाव, अकबर का झुकाव महाम अनगा की तरफ हुआ। बेराम खान ने विद्रोह किया। बेराम ने क्या किया? विद्रोह किया। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि वह सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता, सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था, सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। अकबर ने 1560 ईस्वी में पीर मोहम्मद को, पीर मोहम्मद को बेराम खां के विरुद्ध अभियान पर भेजा। ध्यान रखना कि पीर मोहम्मद ने बेराम को तलवाड़ा के युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया। अकबर ने बेराम के सम्मुख के समक्ष 3 शर्तें रखी। कौन कौन सी 3 शर्तें? नंबर 1,
पुनः पीएम के पद पर, पीएम का पद ठीक है, पुनः पीएम का पद। नंबर 2, चंदेरी की जागीर, नंबर 2, बेराम ने मना किया, बेराम ने मना किया। नंबर 3, हज यात्रा, कौन सी? हज यात्रा। क्या चीज है? हज यात्रा। तो इसको स्वीकारा। तो मक्का जाते समय मक्का जाते समय इकतीस जनवरी 1561 को, 31/1/1561 ईस्वी को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर, गुजरात और गुजरात में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक अफगान ने बेराम खां की हत्या कर दी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। अकबर ने बेराम की विधवा बेगम सलीमा बेगम से विवाह किया। ठीक है। और बेराम का पुत्र था, क्या नाम था? अब्दुल रहीम। को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया। ठीक है, ध्यान रखना। इसी को उपाधि दी थी अकबर ने, कौन सी? खान ए खाना, खान ए खाना। ठीक है, इसलिए अब्दुल रहीम खाने खाना क्या कहा जाता है बेटा? अब्दुल रहीम खाने खाना कहा जाता है। पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना, ध्यान रखना कि जो है अकबर का बचपन का मित्र हुआ करता था। बचपन का क्या हुआ करता था? मित्र हुआ करता था। आगे बात करते हैं तो एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखोगे कि बेराम खां से पूर्व जो था वो संरक्षक कौन था? मुनीम खां। कौन था? मुनीम खां। और बेराम खां की मृत्यु के बाद, नोट, कि अकबर से पूर्व, माफ करना, बेराम खां से पूर्व, बेराम से पूर्व अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां। जिसे बेराम की मृत्यु के बाद
पुनः संरक्षक पुनः संरक्षक बनाया। और साथ ही साथ बेराम वाला जो पद था वो क्या, वकील ए मुतलक, वकील ए सल्तनत या वकील ए मुतलक, ठीक है ना, एक ही बात है। वकील ए मुतलक का पद दिया था किसको, मुनीम खां को। किसको, मुनीम खां को वकील ए मुतलक का पद प्रदान किया। वही एक तरीके से प्रधानमंत्री वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है पेटीकोट पर्दा या हरमदल सरकार कब तक प्रभाव में रहा, 1560 से लेकर के 1562। देखो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। हरमदल में कौन कौन थे, महामंगा, उसकी पुत्री जीजे अनगा और आदम खान। कौन थे, आदम खान। इस हरमदल से के प्रभाव से मुक्त हुआ था कौन, अकबर। कब हुआ, 1562 में, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है ना। मुनीम खां जो था, उस मुनीम खां को हरमदल माफ करना प्रधानमंत्री के पद से क्या कर दिया था, हटा दिया गया था बाद में, ठीक है। अभी अभी हमने बात की, देखो मैंने आपको कहा कि वकील मुतलक का क्या किया था, पद प्रदान किया था। और जीजी अनगा का पति हुआ करता था जिसका नाम था शमसुद्दीन अतगा। क्या नाम था, शमसुद्दीन अतगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। शमसुद्दीन अतका को क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था 1561 ईस्वी में। इसी शमसुद्दीन अतका की हत्या कर दी थी किसने, आदम खान ने। अतगा साहब, ठीक है, अतगा साहब की क्या कर देते, हत्या कर देते। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या कि अकबर ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, किसके लिए, आदम खां के लिए, कि आदम खां को तब तक किले से नीचे फेंकवा जाना चाहिए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। तो इसलिए किले से बार बार गिराया जाता है किसको, आदम खां को। और कुछ समय बाद में महामंगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से 1562 में हरमदल के प्रभाव से मुक्त हो गया था कौन, अकबर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कभी भी इतिहास धारावाहिक नहीं हुआ करता और कभी भी धारावाहिक इतिहास नहीं हुआ करता। आप जब धारावाहिक में देखते हैं तो जीजी अनगा, महामंगा और ये आदम खां जोधा के साथ में, जोधाबाई के साथ में कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। वस्तुतः जोधाबाई के साथ में निकाय 1562 में हुआ है और 1562 में तो आदम खां की मृत्यु हो जाती है 1561-62 के आसपास, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने आपको कहा कि इतिहास में जो है धारावाहिक में कई बार जो है चीज़ों को क्या है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। तो यहीं पर एक चीज मैं यहीं पर लिख देता हूं कि हरमदल के प्रभाव से मुक्त 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्ति मिली, हरमदल से मुक्ति मिली। कौन, अकबर। कौन, अकबर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है कौन सा, हरमदल वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब बीच में देखो बेराम का क्या आ गया, बेराम का पतन भी हमने करवा दिया, जरूरी था प्रारंभिक जो। अब बीच में क्योंकि 1560 में बेराम खां का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, तो इसलिए बीच में आपको बेराम खां का पतन करवाना अनिवार्य था। अगला जो अभियान था वो अगला अभियान था मालवा का अभियान। कौन सा, मालवा अभियान। पुनः हम अभियानों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, बेराम खां के पतन की, ठीक है।
आगे बात समझे। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं मालवा अभियान। मालवा अभियान, और मालवा अभियान कई जगह आपको ये मिलेगा कि अकबर ने अपने जीवन का जो प्रथम अभियान किया था वास्तविक रूप में वो कब किया है, 1561 में मालवा के ऊपर अभियान किया है। अब यार ये कैसे संभव है भाई, पानीपत का युद्ध भी तो उसने जीता, अजमेर के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ग्वालियर के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो वो क्या ऐसे ही हो गई एवं ही हवा में। ठीक है, खैर मालवा का अभियान। मालवा का शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था, कहानी सुनो, केवल महत्वपूर्ण बातें लिखूंगा। मालवा का शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। इस बाज बहादुर ने 1561 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसी समय अक्टूबर में कब, अक्टूबर में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आदम खां के नेतृत्व में अकबर ने एक जो है सैन्य अभियान भेजा। बाज बहादुर जो है इस आदम खां के बारे में सुनकर के खान देश बुरहानपुर उत्तर प्रदेश वहां पर भाग जाता है। आगे बात समझ क्लियर है। और मालवा का शासक नियुक्त कर दिया गया किसको, पीर मोहम्मद को। किसको, पीर मोहम्मद को। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि आदम खां वास्तव में आदमी था, निकम्मा व्यक्ति था, एक नंबर का निकृष्ट जिसको बोल सकते हैं वो। इस बाज बहादुर की पत्नी थी जिसका नाम था रूपमती। क्या नाम था, इस रूपमती के ऊपर उसने खूब अत्याचार किए, ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसकी तरफ वो गलत निगाहें डालता है। और रूपमती ने अपने आप को बचाने के लिए, इस आदम खां से अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। ध्यान देना, मालवा का शासक कौन है, बाज बहादुर। बाज बहादुर। ध्यान देना कि अकबर ने आदम खां को अभियान पर भेजा। मालवा पर अधिकार करने के बाद पीर मोहम्मद को शासक बनाया। पीर मोहम्मद वही है जो बैराम खां के विरुद्ध गया था। पीर मोहम्मद को शासक बनाया, को वहां का प्रशासक बनाया। ध्यान रखना, नोट कि आदम खां से बचने हेतु, आदम खान से बचने हेतु बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आत्महत्या की। ठीक है, आगे बात समझ। अब जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो बाज बहादुर के लिए कुछ बचा ही नहीं था, है ना। तो इसलिए बाज बहादुर ने ऐसा कहा जाता कि मालवा के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में पीर मोहम्मद को बहुत बुरी तरीके से उसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद में वहां से भगा दिया। 1562 ईस्वी में अकबर ने पराजय का बदला लेने के लिए एक बार पुनः मालवा के ऊपर क्या किया, अधिकार जो है आक्रमण भेजा था, अभियान भेजा था 1562 में एक बार पुनः। और इस समय जो सेनापति था उसका नाम था अब्दुल्ला उज़्बेक। क्या नाम था, अब्दुल्ला उज़्बेक। बाज बहादुर फिर भाग निकला और जाकर के मेवाड़ में शरण लेता है, और बाद में इस बाज बहादुर को गुजरात से क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है,
ध्यान देना कि बाज बहादुर ने मालवा पर पुनः अधिकार, मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। पंद्रह सौ बासठ में अकबर ने अब्दुल्ला उज़्बेक को मालवा अभियान पर भेजा, मालवा अभियान पर भेजा। बाज बहादुर ने भागकर मेवाड़ में शरण ली, और बाद में बाज बहादुर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखना, आमेर अभियान 1562। अब इसके पीछे कहानी सुनो, ज्यादा सबको पता है। शासक कौन थे? भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से जाना जाता था। शासक भारमल, या क्या कहा जाता था? बिहारी मल। कौन? बिहारी मल। ध्यान रखना, खुद ने जो है अधीनता स्वीकार करी थी। अब उससे पीछे कुछ कहानी है, देखो सुनो, जो जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। अकबर जो था वो वस्तुतः अजमेर यात्रा, दरगाह यात्रा के दौरान जयपुर के सांगानेर में अपना पड़ाव डालता है, और इसी सांगानेर पड़ाव के दौरान 20 जनवरी 1562 ईस्वी को आमेर के शासक भारमल ने अकबर से सांगानेर में मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में अधीनता स्वीकार करनी की। ध्यान देना कि ऐसा करने वाला प्रथम राजपूत शासक व रियासत थी कौन? आमेर। राजपूत शासक तो कौन है? भारमल, जिसने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। और दूसरा चीज क्या है? रियासत पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना आमेर। ठीक है, अकबर की अजमेर ख्वाजा साहब यात्रा के दौरान राजा भारमल, में सीधे सीधे लिख रहा हूं बेटा, है ना, राजा भारमल
20/1/1562 ईस्वी को 20/1/1562 ईस्वी को सांगानेर जयपुर, ठीक है, सांगानेर जयपुर में अकबर से मिले। वे अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना कि ऐसा करने वाला कैसा, ऐसा अधीनता स्वीकार करने वाला, ऐसा करने वाला प्रथम राजपूत शासक वे रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। यही से ध्यान रखना कि भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास को मुगल सेवा में भेजा। कहां भेजा? मुगल सेवा में भेजा था। ठीक है, आगे बात समझ। अब सुनो आगे की कहानी। अधीनता स्वीकार कर ली, अजमेर चला गया अकबर। अजमेर से जब लौट रहा था तो इसी समय भारमल अकबर से एक बार पुनः मिलता है। अकबर से एक बार पुनः मिलता है और पुनः मिलने के बाद ही साथ ध्यान रखिएगा कि अकबर ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। कहां पर? सांबर में। वैवाहिक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, और ऐसा करने वाला भी प्रथम राजवंश कौन सा है? तो ध्यान रखना, आमेर, जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब ये जो विवाह किया गया था वो वस्तुतः सांबर में हुआ है। कहां पर हुआ है? सांबर में हुआ है। 30 मार्च या कई जगह आपको 13 मार्च भी जो है मिलता है उल्लेख, है ना। 13 मार्च या 30 मार्च जो है इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर सांबर में जो है हरखाबाई का विवाह कर दिया गया। किसके साथ में? अकबर के साथ में। सांबर नामक स्थान, सांबर झील है, लेक है, आपको पता होना चाहिए। नमक का उत्पादन किया जाता है वहां से। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। यही हरखाबाई आगे चल करके इतिहासकारों ने इसे जोधाबाई के नाम से विख्यात किया। जोधा अकबर आपने देखा होगा। ठीक है, अकबर ने इस हरखाबाई को एक उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? मरियम उज्जमानी। ठीक है ना, या दूसरी उपाधि दी थी मलिकाए हिंदुस्तान। अब ये मरियम उज्जमानी दी क्यों जाती थी उपाधि, उसके पीछे भी कहानी सुनो। मुगल काल में ऐसी प्रथम महिला जिसने बादशाह या शहंशाह के पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया वस्तुतः, ठीक है ना, तो उसे उपाधि दी जाती थी मरियम उज्जमानी की। कौन सी उपाधि दी जाती थी? मरियम उज्जमानी की क्या दे दी जाती थी? उपाधि दे दी जाती थी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखना कि वापस लौटते समय भारमल ने अपनी पुत्री
के विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई जिसे बाद में जोधा कहा गया, ठीक है, से सांबर की भी 3 सीमाएं लगती है, जयपुर, अजमेर और नागौर। सांबर झील के किनारे विवाह किया। तो ध्यान रखना कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली प्रथम रियासत, संबंध स्थापित करने वाली प्रथम राजपूत रियासत थी। ठीक है, और याद रखना कि बिहारीमल, भारमल कच्छवाह है, कच्छवाह है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा राजपूत थे, कछवा वंश के, कौन सा वंश था, कछवा वंश। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। अब एक छोटी सी कहानी और बताना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ध्यान रखना कि अकबर और भारमल की प्रथम जो मुलाकात करवाई थी वो करवाई थी मजनू खान ने। किसने? मजनू भाई ने। कहाँ पर करवाई थी? आगरा में। भारमल अपने भाइयों के कारण और आस पड़ोस के विद्रोहियों के कारण परेशान हुआ करता था, इसलिए वो अकबर से सहायता लेना चाहता था, उसकी शरण में जाना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए मजनू खान ने पहली बार वहां पर मुलाकात करवाई थी। किससे? अकबर से, है ना। कि साहब अकबर ने मजनू खान को कहा, मजनू खान ने अकबर को कहा कि साहब राजस्थान से कोई मिलने आया है, राजस्थान से कोई मिलने आया। तो अकबर को भी लगा यार मैं तो बड़ा आदमी हो गया भाई, बाहर से जब दूर दूर से कोई मिलने के लिए आने लग जाए तो बड़ा आदमी लगता कि नहीं लगता। तो उस समय वस्तुतः उसने ज्यादा बात की नहीं थी। सांगानेर में जो अकबर की जो भेंट करवाई थी उस समय व्यक्ति था चगताई खान। कौन नाम था? चगताई खान। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रहना कि भगवान दास या भगवंत दास और मान सिंह, ठीक है ना, ये दोनों जो है, भगवंत दास का जो पुत्र था मान सिंह, ये भी मुगल दरबार में उपस्थित रहा था। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? आमेर अभियान की। किसकी बात कर ली? आमेर अभियान की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ध्यान रखना मेड़ता पर विजय 1562 में प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट, केवल लिख रहा हूं मेड़ता विजय कब? 1562। और कब? अजमेर यात्रा के दौरान। अजमेर यात्रा के दौरान। मेड़ता राजस्थान, नागौर। ठीक है, अजमेर के पास में ये मिर्जा सरफुद्दीन जो थे, इस मिर्जा सरफुद्दीन को उन्होंने अकबर ने मेड़ता के ऊपर विजय करने के लिए भेजा था। मेड़ता के शासक मारवाड़ शासक मालदेव हुआ करते थे, प्रशासक थे। और यहीं पर जो थे मेड़ता का जो प्रशासक जो थे वो देवीदास जेतवन या जयमल जिसे कहा जाता है, उसको क्या कर दिया था? उसने पराजित कर दिया था। तो ध्यान रखना कि सरफुद्दीन को भेजा, को अभियान पर भेजा। ठीक है,
शासक कौन थे? तो मालदेव। प्रशासक कौन है? देवीदास जेतावत। या जिसे हम क्या बोलते हैं, जयमल कहते हैं। ठीक है, आगे काम आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है गोंडवाना। क्या चीज? गोंडवाना। और गोंडवाना ध्यान रखना बेटा कहां पर है? मध्य प्रदेश एमपी के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि गोंडवाना के ऊपर अधिकार किया गया था 1564 में। गोंडवाना ये अभी पूछा गया था, एमपी। और कब? 1564 ईस्वी में। अब यहां पर ध्यान रखना कि प्रशासक नहीं होकर के प्रशासिका है। ठीक है ना? रानी थी जिसका नाम था दुर्गावती। महोबा के चंदेलों की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, इस गोंडवाना की यदि हम बात करते हैं तो ये स्वतंत्र रियासत थी, और इसी स्वतंत्र रियासत के ऊपर हालांकि ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अकबर ने कोई विशेष आदेश नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कड़ा उत्तर प्रदेश का सूबेदार था जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। इस आसफ खां ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध क्या किया था? अभियान किया था। रानी दुर्गावती का पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। इस वीर नारायण के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी कौन? रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती के ऊपर जब आसफ खां ने आक्रमण किया तो अदम्य साहस का जो है परिचय दिया, और इस रानी दुर्गावती ने इस आसफ खां की मार मार के हालत खराब कर दी थी। ठीक है ना? बहुत बुरी तरीके से इसको पीटा था, परंतु अंततः वीरगति को प्राप्त होती है। वीरगति को प्राप्त होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से गोंडवाना के ऊपर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो प्रशासिका, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, ध्यान रखना, अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अकबर का सेनापति कौन था? आसफ खां। कौन था? आसफ खां। ध्यान रखना, कड़ा उत्तर प्रदेश, कड़ा यूपी का सूबेदार था। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़ विजय की। चित्तौड़ विजय, ध्यान देना, चित्तौड़ विजय कब की गई? अकबर के द्वारा 1567-68 में। 1567-68। अब चित्तौड़ विजय के पीछे देखो, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण के कारण क्या थे?
आक्रमण के कारण क्या थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहां से, चित्तौड़ से और गोंडवाना दोनों याद रखना। आक्रमण के कारण था, एक तो पहली चीज तो क्या था कि अकबर विद्रोही जो मिर्जा बंधु थे, इन मिर्जाओं को शरण दी थी। अकबर के विद्रोही के विरोधी मिर्जाओं को शरण देना किसने दी? मेवाड़ ने। आगे बात समझ में। शासक कौन थे? उदय सिंह। शासक कौन थे? ध्यान रखना, उदय सिंह। शासक कौन थे? उदय सिंह। दूसरा, मैंने जब आपको मालवा वाला अभियान बताया था, उसी समय मैंने आपको कहा कि मालवा का शासक बाज बहादुर भाग करके कहां चला गया था? मेवाड़ चला गया था। और मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण देना। मालवा शासक बाज बहादुर को शरण देना। बाज बहादुर को शरण देना। तो ये दो बड़े कारण थे, ध्यान देना। एक तो क्या है कि अकबर के विरोधी जो मिर्जा थे, इन मिर्जाओं को शरण दी थी किसने? उदय सिंह ने, मारवाड़ के मेवाड़ के राणा, ठीक है। और दूसरा, मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, इस बाज बहादुर को भी जो है उदय सिंह जी ने क्या दे दी थी? शरण दे दी थी। तो इस चीज का बदला लेना चाहता था कौन है? अकबर। अकबर ने अपने कुछ, अकबर स्वयं यहां पर सेनापति गया, ठीक है ना, खुद जाता है। 20 अक्टूबर 1567 से लेकर के 25 फरवरी 1568 तक अभियान चला। ध्यान देना कि अकबर स्वयं अभियान पर गया। अक्टूबर 1567 से लेकर के 25 फरवरी 25/2/1568 ईस्वी तक, ये डेट लिखने के पीछे कारण है, अभियान चला। क्योंकि कई जगह सीधे सीधे 1568 अभियान की तारीख दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो गलत है। 1567 में अभियान प्रारंभ हो गया था, ठीक है। इसमें सहयोगी कौन कौन थे? एक तो भगवंत दास थे, एक वाजिर खान था अकबर का, फिर एक मीर कासिम, एक हुसैन कुली खान, एक था इमादत खान और एक था आसफ खान, वो यूपी वाला। अब यहां पर जब अकबर ने बाहर आकर के चित्तौड़ के किले का घेरा डाला, तो इसी समय महाराणा उदय सिंह जी ने जयमल और फत्ता को किले की चाबियां सौंपी और किले की चाबियां सौंप करके स्वयं भाग छूटे। आगे बात समझ में। जयमल और फत्ता को किले की चाबियां दी और किले की चाबियां देने के बाद में स्वयं भाग छूटे। हुसैन कुली खान नामक एक व्यक्ति था जिसको अकबर ने उदय सिंह के पीछे भेजा, लेकिन वो नहीं मिलता है। जयमल और फत्ता ने इस मुगल सेना को दिन में तारे दिखा दिए, इतने अदम्य वीर थे, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देना कि इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने इन दोनों की हाथी पर हस्तिरूढ़ प्रतिमा जो है आगरा के किले की मुख्य द्वार पर लगवाई थी। वर्तमान में ये प्रतिमा जूनागढ़ किले में है, ध्यान रखना। इस प्रकार से 25/2/1568 ईस्वी को चित्तौड़ के किले के ऊपर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता कि अकबर के पास में एक बंदूक हुआ करती थी जिसका नाम था संग्राम। ये दोनों चाचा भतीजे थे, जयमल और फत्ता। फत्ता जी जब यहां पर घायल हो जाते हैं तो जयमल ने वस्तुतः शायद उनको कंधों पर उठा लिया था और दोनों एक साथ, वो भी लड़ रहे थे और वो भी लड़ रहे थे, तो 4 हाथ लग रहे थे।
तो इसलिए इनको 4 हाथों वाले देवता की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल के ऊपर प्रहार किया, गोली मार दी उन्हें, और वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो वीर कल्ला अपने भतीजे जयमल को, माफ करना, कल्ला जी जो है जयमल को अपने कंधे पर बिठा करके युद्ध लड़ते हैं, इसलिए 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। किसने दी गई थी उपाधि, ये अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। फतेह सिसोदिया की जब वीरगति को प्राप्त हुआ तो पत्नी फूल कंवर जो थी, उन फूल कंवर ने 300 रानियों के साथ में जल जौहर किया। क्या किया, जल जौहर किया, जो कि चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है, केसरिया प्लस जौहर। अब यहाँ पर जब इसके ऊपर 25 फरवरी को विजय प्राप्त हो गई चित्तौड़ के ऊपर, तो अकबर के जीवन की सबसे महान भूल देखिए कि उसने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश जारी किया, फतेहनामा जारी किया और कत्लेआम का आदेश दे दिया। अनेक वीर राजपूतों के साथ साथ कई निर्दोष नागरिकों को भी मारा गया बहुत बुरी तरीके से। और यही चित्तौड़ अभियान अकबर के जीवन पर कलंक माना जाता है। क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है। अकबर ने आसफ खां को यहां चित्तौड़ का किलेदार नियुक्त किया था। तो देखिएगा कि उदय सिंह ने, अब ये उदय सिंह जी यदि राजस्थान के इतिहास में नहीं होते तो राजस्थान का इतिहास शायद स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। उदय सिंह ने अपने 2 वीर सेनापति कौन, जयमल व फत्ता को ठीक है ना, फत्ता जी को किले की चाबी सौंप। ठीक है, अब कई लोग इसको फत्ता जी को पत्ता जी भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, वस्तुतः फत्ता जी थे। ठीक है, जयमल व फत्ता जी को किले की चाबियां सौंप। फरार हो गए। जयमल व फत्ता ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। नोट, इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर के इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों वीरों की गजारूढ़ प्रतिमाएं, गज मतलब हाथी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिमाएं आगरा किले की मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई। आगरा किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई।
ठीक है, ध्यान देना कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने कत्लेआम का आदेश, कत्लेआम, फतेहनामा जारी किया। ध्यान रखना, जो कि उसके जीवन पर कलंक माना जाता है। लास्ट लाइन लिख रहा हूं कि आसफ खां को चित्तौड़ का किलेदार नियुक्त किया। ठीक है, तो ये आगे सारी बात, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम हल्दी घाटी की विशेष रूप से बात करेंगे, छोटे मोटे जो अभियान है उसकी चर्चा करेंगे। अकबर हमारा हो जाएगा समाप्त, और उसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर की। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राष्ट्र की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।